हमसे पिछली जनरेशंस के पास इंफॉर्मेशन की बहुत कमी होती थी। वैसे तो ये इंफॉर्मेशन का अभाव उनकी लाइफ के ज्यादातर एस्पेक्ट्स में नजर आता था, लेकिन स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और भी ज्यादा प्रोमिनेंट थी। हमारे पापा और दादाजी की जवानी में स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन बहुत ही मिनिमल होता था और हम इस हेसिटेशन के लिए उनको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स का मीडिया कवरेज ही बहुत कम होता था। कंपनीज की रिपोर्टिंग भी कुछ खास ट्रांसपेरेंट नहीं होती थी और सबसे जरूरी बात कि इंटरनेट ही नहीं होता था। तो मार्केट की एक्सेस होना ही, उस इंफॉर्मेशन की एक्सेस होना ही किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज हो जाता था। लेकिन टेक्नोलॉजी, मार्केट रेगुलेटर्स और मीडिया की मदद से पिछले 20-25 सालों में ये कहानी बिल्कुल पलट चुकी है। आज इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत फास्ट है। आज आप किसी भी लिस्टेड कंपनी के फाइलिंग्स उठा के फ्री में पढ़ सकते हैं और किसी भी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को फ्री में चेक कर सकते हैं। तो आज का यूथ मार्केट्स को लेकर काफी ज्यादा अवेयर है, लेकिन ये दो धारी तलवार के जैसा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक्सेस तो है लेकिन इंफॉर्मेशन एक्सेस भी बहुत ज्यादा है। देश में 5000 से भी ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड हैं और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि पिछले एक महीने में ही ज्यादा नहीं तो कम से कम 1000 अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे और रिसर्च रिपोर्ट्स में रेकमेंड हो चुके होंगे। तो व्हाट टू बाय और व्हेन टू बाय पे तो बहुत चर्चा है, लेकिन व्हेन टू सेल पे कोई चर्चा नहीं है, और है भी तो बड़ी जेनेरिक सी एडवाइस देके निकल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आज के मार्केट्स में एक अच्छे सक्सेसफुल इन्वेस्टर को एक एवरेज इन्वेस्टर से डिफरेंशिएट करने वाला फैक्टर ही ये है कि आप ये जाने कि आपको किसी स्टॉक से एग्जिट कब करना है। लेकिन ये बहुत 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 मुश्किल सवाल है, पर जो चीज करनी मुश्किल होती है वहां पे कंपटीशन कम होता है और आपके एफर्ट के सुपर नॉर्मल रिटर्न्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल सहगल और आज हम इन्वेस्टिंग की दुनिया के सबसे मुश्किल सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, दैट इज हाउ टू नो व्हेन इज अ गुड टाइम टू सेल और एग्जिट फ्रॉम अ स्टॉक। किसी भी मुश्किल कॉम्प्लेक्स सवाल का जवाब देने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है उसको मल्टीपल छोटे छोटे सवालों में तोड़ना। चलिए मान लेते हैं कि आपने 2 साल पहले कोई स्टॉक खरीदा था। वो आज 3 में से किसी एक कंडीशन में होगा, या तो प्रॉफिटेबल होगा, या लॉस में होगा, या नो प्रॉफिट नो लॉस में। और तीनों ही कंडीशंस में आपका सवाल हो सकता है कि क्या मुझे आज इस स्टॉक को बेच के एग्जिट कर लेना चाहिए। भाई प्रॉफिट में हो तो क्या मुझे आज ये सारा प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए, और शुड आई वेट फॉर इट टू बिकम इवन मोर प्रॉफिटेबल, या फिर मैं लॉस में हूँ तो शुड आई कट माई लॉसेज एंड सेल इट टुडे, और शुड आई वेट फॉर द शेयर प्राइस टू टेक अ यू टर्न एंड एग्जिट जब वो शेयर प्राइस आगे बढ़ चुका होगा। और नो प्रॉफिट नो लॉस में है तो इज इट अ डड इन्वेस्टमेंट, सो शुड आई एग्जिट टुडे। तो चलिए मैं अब आपको एक एक्शनेबल और प्रैक्टिकल चेकलिस्ट देता हूं जिसको फॉलो करके आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके पोर्टफोलियो में पड़े कुछ स्टॉक्स को बेचने का ये सही समय है या नहीं। सबसे पहला पॉइंट है रिमेंबर द रिकमेंडेशन एंड फॉलो इट कंप्लीटली। चलिए उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं जिसमें आपने 2 साल पहले एक स्टॉक को खरीदा था। तो आपको सबसे पहले तो ये याद करना है कि आपने 2 साल पहले इन शेयर्स को किस बेसिस पे खरीदा था। इसमें ज्यादातर लोग का ये मानना है कि आपको खुद की रिसर्च पे रिलाई करना चाहिए किसी भी शेयर्स को खरीदने से पहले, लेकिन रियल लाइफ में ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स खुद की रिसर्च नहीं करते हैं। इंस्टेड दे रिलाई ऑन सर्टेन रिकमेंडेशंस। काफी लोग टीवी पे आने वाली रिकमेंडेशंस पे चलते हैं, किसी को किसी के दोस्त ने, रिश्तेदार ने या कलीग ने एडवाइस किया होता है। तो ऐसे में इस सवाल का जवाब कैसे दें? मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले तो ये इंश्योर करना चाहिए कि आप जिसके रिकमेंडेशन पे चल रहे हैं वो एक रिलायबल सोर्स होना चाहिए। रिलायबल सोर्स जैसे कि सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या ब्रोकरेज फर्म्स। लेकिन जब आप दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों की बात को मानना चाहते हैं तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती। मतलब अगर आपके पापा ने आपको कोई स्टॉक रिकमेंड किया है तो आप उनसे थोड़ी बोलेंगे कि जाओ पहले सेबी में कोर्स कंप्लीट करके आओ फिर आना मेरे पास रिकमेंड करने। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपको ये देखना है कि आपको इस रिकमेंडेशन के सोर्स पे कितना भरोसा है, और उसके लिए आपको इस बंदे के या ऑर्गेनाइजेशन के पास रिकॉर्ड को जरूर देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि इसकी रिकमेंडेशन का सक्सेस रेट क्या रहा है। अगर सोर्स रिलायबल है तो रिकमेंडेशन पे एक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की एडवाइस आपको यूट्यूब पे कोई और नहीं देगा, बट ट्रस्ट मी दिस रूल अप्लाइज वेरी वेल इन रियल लाइफ। पर ये याद रखिए कि जब आप किसी की रिकमेंडेशन को फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो इट कंप्लीटली एंड नॉट जस्ट व्हाइल बाइंग द स्टॉक। सेल ट्रिगर्स इन रिकमेंडेशन आर इवन मोर इंपॉर्टेंट, फिर चाहे वो टारगेट प्राइस हो या स्टॉप लॉस। चलिए ये बात तो तब की हो गई जब आपने किसी स्टॉक में किसी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे इन्वेस्ट किया हो। लेकिन इसका दूसरा केस हो सकता है कि आपने किसी स्टॉक में अपनी खुद की फंडामेंटल रिसर्च के बेसिस पे इन्वेस्ट किया था। तो वहीं आता है मेरे फ्रेमवर्क का दूसरा पॉइंट, दैट इज स्टिक टू योर थीसिस। तो मान लेते हैं कि आपने 2 साल पहले इस स्टॉक को खुद के इन्वेस्टमेंट रिसर्च के बेसिस पे खरीदा था, खुद कन्विक्शन बनाई और फिर खरीदा। तो अगर आज आप इस स्टॉक से प्रॉफिट में हैं तो भी दुविधा हो सकती है, और अगर लॉस में है तो भी दुविधा हो सकती है। दोनों ही केसेस में डर और लालच यानी फियर एंड ग्रीड आपके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को कम कर सकते हैं। ऐसे में आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थीसिस, ओरिजिनल रिसर्च ही आपके काम आएगी। याद करिए कि आपने किस बेसिस पे इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। आपकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च कितनी भी लंबी चौड़ी क्यों ना हो, फंडामेंटली 1-2 लाइनों में डिस्क्राइब
डिस्क्राइब करी जा सकती है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। कंपनी ने तब कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस किया था, या हो सकता है कि कंपनी ने कोई बड़ा ऑर्डर या प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड किया था, या किसी कंपेटिटर को एक्वायर किया था, या कंपनी ने किसी नई ज्योग्राफी या प्रोडक्ट कैटेगरी में एंट्री ली थी, या रेगुलेशंस में कोई फेवरेबल चेंज आए थे जो कि कंपनी को बेनिफिट कर सकते थे, या फिर जनरली ये कंपनी किसी सिक्लिकल इंडस्ट्री में है और आपने ये स्टॉक इस उम्मीद में लिया था कि वी आर एट द बॉटम ऑफ दिस साइकिल और अब इसके आगे रिकवरी की उम्मीद है। या हो सकता है आपने ऐसी किसी कंपनी के शेयर्स लिए हों जो उस समय किसी बुरे वक्त से गुजर रही थी पर आपको इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की उम्मीद थी। इनमें से आपका इस स्टॉक को खरीदने का कारण कोई भी हो, आज आपको एक ही सवाल का जवाब देना है कि क्या मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस ने प्ले आउट किया, क्या मुझे जो लग रहा था वो हुआ या हो रहा है, स्टॉक मूवमेंट में नहीं बल्कि कंपनी के फंडामेंटल्स के लेवल पे। याद रखिए कि इस वीडियो में मैं सारी डिस्कशन कंपनी फंडामेंटल्स के बेसिस पे करने वाला हूँ, ना कि स्टॉक के टेक्निकल्स के बेसिस पे। तो चलिए चलते हैं वापस अपने थीसिस पे। तो अब हमें अपने थीसिस के आंसर्स ढूंढने हैं, मतलब जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हुई जिसके बेसिस पे आपने स्टॉक लिया था उससे प्रॉफिटेबिलिटी या टॉप लाइन बढ़ी है, जो नए ऑर्डर्स आए थे उन पे कंपनी डिलीवर कर पाई, जो एक्विजिशन करी थी वो टाइम से इंटीग्रेट हो पा रही है और उसके एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स मिल रहे हैं कंपनी को, जो नया ज्योग्राफी या प्रोडक्ट एक्सपेंशन प्लान था वो ऑन ट्रैक है और प्रॉफिटेबली ग्रो कर रहा है, क्या कंपनी रेगुलेटरी चेंजेस का फायदा उठा पाई, आपको जो साइकिल में अप ट्रेंड की उम्मीद थी वो सिनेरियो प्ले आउट कर रहा है या नहीं, या जिस रिस्ट्रक्चरिंग के बेसिस पे आपको टर्न अराउंड की उम्मीद थी वो सक्सेसफुल हुआ या उसके सक्सेसफुल होने की आगे उम्मीद है या नहीं। अगर आपका इन सवालों का जवाब हाँ है तो कांग्रेचुलेशंस, आपकी थीसिस सही थी। लेकिन अभी कोई भी बाय सेल होल्ड डिसीजन से पहले आपको मेरे इस फ्रेमवर्क के अगले यानी कि तीसरे स्टेप की ओर बढ़ना है। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो सॉरी, या तो आपकी थीसिस सही नहीं थी या कंपनी के मैनेजमेंट ने अच्छा काम नहीं किया, इन विच केस यू शुड लाइकली एग्जिट, कट योर लॉसेस और बुक योर प्रॉफिट्स इफ यू समहाउ गॉट लकी डिस्पाइट बीइंग रॉन्ग। चलिए इस फ्रेमवर्क में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, विच इज टेक अ रीलुक। अगर आपका पिछले स्टेप में पूछे गए सवालों का जवाब हाँ था तो आपको ये देखना है कि आपकी ओरिजिनल थीसिस फुली या मेजरली प्ले आउट कर चुकी है या अभी भी उसमें कुछ रनवे बाकी है, या हो सकता है कि आपको कोई नया रीजन मिल गया है टू फील ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस स्टॉक। याद रखिए कि मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूं, जैसे कि प्रोडक्ट, मार्केट, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, ऑपरेशंस और मैनेजमेंट, ना कि स्टॉक के टेक्निकल्स की। अगर आपको लगता है कि आपकी ओरिजिनल थीसिस मेजरली प्ले आउट कर चुकी है और आपको कंपनी में कुछ नया फंडामेंटल कन्विंसिंग रीजन नहीं मिल रहा है तो यू मस्ट एग्जिट। लेकिन अगर आपकी थीसिस फुली रिलायंस होने में अभी टाइम है या आपको कुछ और नया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रीजन मिल गया है तो यू कैन होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक और इवन पुट इन मोर मनी। बट इस केस में और पैसा लगाने से पहले मेरे इस फ्रेमवर्क के अगले स्टेप को कंसिडर कीजिए, वैल्यूएशंस। ये लास्ट केस, मतलब जिसमें या तो आपकी ओरिजिनल थीसिस फुली रियलाइज नहीं हुई है या आपको कुछ नया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रीजन मिल गया है। उस केस में हमने ये तो समझ लिया कि आपको एग्जिट तो नहीं करना है, पर बने रहें या और पैसा लगाएं, ये कैसे समझ आएगा? इसका जवाब पाने के लिए आपको इस कंपनी की वैल्यूएशन एवोल्यूशन देखनी है और आपको ये वैल्यूएशन एवोल्यूशन एनालिसिस इंट्रा कंपनी और इंटर कंपनी दोनों तरीके से करना है। इंट्रा कंपनी मतलब आपको ये देखना है कि जब आपने ये स्टॉक खरीदा था तब क्या वैल्यूएशन मल्टीपल्स थे और आज इसके वैल्यूएशन मल्टीपल्स किस पे ट्रेड कर रहे हैं। और इंटर कंपनी मतलब आपको ये वैल्यूएशन एनालिसिस इस कंपनी के पीयर्स का भी करना है और लास्ट में ब्रॉडर इंडेक्स का भी सिमिलर वैल्यूएशन एनालिसिस करना चाहिए आपको। इसमें एक और बात का ध्यान रखिए कि आपको अलग अलग इंडस्ट्री और बिजनेस मॉडल्स के लिए अलग अलग टाइप के वैल्यूएशन मल्टीपल्स देखने चाहिए। जैसे कि एक बैंक के लिए पी मल्टीपल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस टू बुक वैल्यू होता है। सिमिलरली एक ग्रोथ फेज सॉफ्टवेयर कंपनी के केस में आपके लिए पीई से ज्यादा यूजफुल ईवी बाय एबिटा हो सकता है। अगर आपके स्टॉक के वैल्यूएशन मल्टीपल्स पीयर्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से भागे हैं और आप ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो आपको इस स्टॉक से एग्जिट ले लेना चाहिए। अगर इसके मल्टीपल्स की ग्रोथ या डिक्लाइन कंपटीशन और इंडेक्स के मल्टीपल की ग्रोथ या डिक्लाइन के आसपास रही है तो आप होल्ड कर सकते हैं, और अगर आपके स्टॉक के मल्टीपल्स ने कंपटीशन या इंडेक्स के मल्टीपल्स के अगेंस्ट अंडर परफॉर्म किया है तो आप इस कंपनी के और शेयर्स खरीद सकते हैं। याद रखिए कि ऑल दिस इज प्रेमिस्ड ऑन द फैक्ट कि आपको लगता है कि आपकी ओरिजिनल थीसिस अभी फुली रियलाइज नहीं हुई है या फिर आपको इस कंपनी से रिलेटेड एक और नया फंडामेंटल पॉजिटिव रीजन मिल गया है। होपफुली अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपकी किसी स्टॉक से एग्जिट स्ट्रैटेजी मेनली इस चीज पर डिपेंड करेगी कि आपने उस स्टॉक में एंट्री अपनी खुद की रिसर्च के बेसिस पे करी थी या किसी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे। और आपको ये आइडिया हो गया होगा कि दोनों केसेस में आपको अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पे एग्जिट करनी है या नहीं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ केसेस होते हैं जिसमें आपको कंपनी के फंडामेंटल्स तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन फिर भी आपको उसके शेयर्स को बेच देना चाहिए। चलिए ऐसे 4 सिनेरियोस पे एक नजर दौड़ाते हैं। स्पेशल सिनेरियोस ऑफ व्हेन यू शुड सेल अ स्टॉक डिस्पाइट यू लाइकिंग द कंपनी। पहला, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग।
ये पहला सिनेरियो काफी कॉमन है और इम्प्लीमेंट करना बहुत सिंपल। मान लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स हैं जो अभी लॉस पे चल रहे हैं, लेकिन ये अनरियलाइज्ड लॉस है, मतलब आपने अभी इन शेयर्स को लॉस पे नहीं बेचा है और आप इन शेयर से फंडामेंटली खुश हैं, मतलब यू वांट टू होल्ड ऑन टू देम। और मान लेते हैं कि कुछ दूसरे शेयर से इस फाइनेंशियल ईयर में आप कुछ प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, तो इस रियलाइज प्रॉफिट पे आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG है तो 10% टैक्स देना होगा, और STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है तो 15% टैक्स बनेगा। लेकिन आप अपने करंटली लॉस मेकिंग स्टॉक्स को बेचकर लॉस रियलाइज करके अपनी कैपिटल गेन्स टैक्स लायबिलिटी को घटा सकते हैं। आप वो शेयर्स दोबारा खरीद के अपने पोर्टफोलियो में वापस ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो फंडामेंटली ये स्टॉक्स अच्छे ही लग रहे थे ना। तो इस तरह आपने अपने वो शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में मेंटेन भी कर लिए और अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम भी कर दिया। इसको बोलते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने से पहले 3 प्रिकॉशनरी बातें याद रखिए मेरी। पहला तो ये कि ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग आप आइडियली सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में करें जो करंटली लॉस मेकिंग है, पर आप फंडामेंटली उस स्टॉक्स पे ओवरऑल बुलिश हैं, क्योंकि आइडियली आपको ये स्टॉक्स वापस खरीदने हैं। दूसरा ये कि ये आप तभी करें जब आपने इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ प्रॉफिट्स बुक करे हो। अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ लॉस कमाया है तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करके आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, बल्कि आप अपने फेवरेट स्टॉक्स को घाटे में बेच के अपने लॉस को और बढ़ा लेंगे। और तीसरी बात ये याद रखें कि आप अपने लॉन्ग टर्म्स कैपिटल लॉस को सिर्फ LTCG को ऑफसेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को LTCG और STCG दोनों को ऑफसेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए अपने इस एक्सेप्शंस की लिस्ट में, मतलब आपको स्टॉक अच्छा लग रहा है फिर भी आपको बेच देने चाहिए, उस लिस्ट में दूसरे सिनेरियो पे चलते हैं, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। ये दूसरा सिनेरियो वो होगा जिसमें आपने किसी शेयर्स को अपने किसी पर्सनल गोल को फुलफिल करने के लिए खरीदा था। पर्सनल गोल्स यूजुअली टाइम बेस्ड होते हैं, जैसे कि फलाने सालों के बाद मुझे अपना घर खरीदना है, बच्चों की एजुकेशन फाइनेंस करनी है, नई गाड़ी लेनी है, वगैरह वगैरह। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ऐसे गोल्स अचीव करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, बल्कि मेरे हिसाब से आपको अपने पर्सनल गोल्स को फुलफिल करने के लिए आप इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना काफी वॉलेटाइल हो सकता है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी हो जाता है टू प्रोटेक्ट योर डाउनसाइड रिस्क। बट स्टिल अगर आपके केस में ये दूसरा सिनेरियो प्ले आउट कर रहा है, मतलब आपने कुछ शेयर्स को किसी टाइम बेस्ड गोल अचीवमेंट के लिए खरीदा था और उस गोल को रियलाइज करने का समय आ गया है, तो आप इन शेयर्स को बेच सकते हैं even if you are fundamentally positive on this stock। हाँ, अगर आपके पास इस गोल को फुलफिल करने का कैपिटल अदरवाइज अवेलेबल है तो फिर आपको ये शेयर्स बेचने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सेप्शंस के तीसरे सिनेरियो की तरफ, स्विचिंग टू अ स्ट्रॉन्गर ऑल्टरनेटिव और आइडिया। इस तीसरे सिनेरियो में हो सकता है कि आपको अपनी इन्वेस्टेड कंपनी के तो फंडामेंटल्स पसंद आ रहे हैं, लेकिन आपको उसके किसी कंपेटिटर्स के फंडामेंटल्स और भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे आपके पास किसी लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर्स के शेयर्स हैं, लेकिन ये कार कंपनी पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली गाड़ियां बनाती है, और दूसरी ओर एक कंपेटिटर कंपनी पिछले कुछ सालों में ईवी कार सक्सेसफुली लॉन्च कर चुकी है और आपको ईवी सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ नजर आ रही है। तो हो सकता है कि आपकी रिसर्च से ये निकल के आए कि ये इंटरनल कंबशन इंजन यानी आइस कार्स बनाने वाली कंपनी से एग्जिट लेकर इस नए ईवी मैन्युफैक्चरर में कैपिटल एलोकेट करना चाहिए। या फिर हो सकता है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टेड हैं उसको मॉनिटर करते करते आपकी रिसर्च में ये निकल के आया कि इसकी वैल्यू चेन में किसी और लेवल की कंपनी में ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। यही कार कंपनी का एग्जांपल लेके आगे बढ़े तो हो सकता है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर्स के शेयर्स हैं, लेकिन आपकी रिसर्च में निकल के आया कि इंडिया में सारे ईवी मैन्युफैक्चरर्स को बैटरी कंपोनेंट सप्लाई करने वाली सिर्फ एक ही कंपनी है, जो कि इस कार मैन्युफैक्चरर से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो हो सकता है कि आपके लिए इस ईवी मैन्युफैक्चरर से एग्जिट करके इस कंपोनेंट सप्लायर में स्विच करना ज्यादा बेनिफिशियल हो। चलिए इस एक्सेप्शंस की लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, मल्टी एसेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक चौथा सिनेरियो हो सकता है कि आप इक्विटी नहीं बल्कि दूसरी एसेट क्लासेस में भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स, एफडी, रियल एस्टेट, गोल्ड वगैरह वगैरह, और आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग अगले 1-2 साल में कोई दूसरी एसेट क्लास इक्विटीज से ज्यादा रिटर्न दे सकती है। तो भी हो सकता है कि आपको अपने फेवरेट स्टॉक से फुली या पार्शियली एग्जिट लेकर ये दूसरी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करके बेटर रिटर्न्स मिले। या फिर अगर आप एक फिक्स्ड वेटेज एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, जिसमें मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में इक्विटीज का शेयर 70% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आपके कुछ स्टॉक्स इतने बढ़ चुके हैं कि आपका इक्विटीज का ओवरऑल वेटेज 80% हो चुका है, तब भी आपको कुछ स्टॉक से ट्रिम कर लेना चाहिए, यानी कुछ पार्शियल एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऐसे स्विच आइडियाज, फिर वो चाहे विद इन इक्विटीज हो या अक्रॉस एसेट क्लासेस, ऐसे आइडियाज आना और उन पे कन्विक्शन आना आसान काम नहीं होता। इसके लिए काफी एक्सपीरियंस और रिसर्च लगती है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में नए हैं या आपको 2-4 साल ही हुए हैं, तो मैं आपको जाते जाते 3 सजेशंस देना चाहूंगा, जो आपको ना सिर्फ व्हेन टू सेल अ स्टॉक के जवाब देने में मदद करेंगे, बल्कि आपको एक स्मार्टर
और बेटर इन्वेस्टर भी बनाएंगे। मेरी पहली सजेशन रहेगी, इनिशियली डू नॉट शाई अवे फ्रॉम पार्शियल एग्जिट्स। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के शुरुआत में अगर आपकी ओरिजिनल फंडामेंटल थीसिस पार्शियली भी प्ले आउट कर चुकी है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग में कोई बुराई नहीं है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग मतलब अगर आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं जिन पे मान लेते हैं कि आपको 100 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है अनरियलाइज्ड लेवल पे, पर आपका अभी भी इस स्टॉक में कन्विक्शन बरकरार है कि ये शेयर अभी भी और ऊपर जाएगा, फिर भी आप 100 में से आधे या उससे कम शेयर्स बेच के कुछ प्रॉफिट रियलाइज कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं। इससे होगा क्या, इससे शुरुआत में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपका अगली इन्वेस्टमेंट्स में कन्विक्शन लेवल बढ़ेगा। भाई टिकेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और ये थोड़ी सी एडवांस सजेशन रहेगी, दैट इज थिंक लाइक अ प्राइवेट इक्विटी स्पॉन्सर। आपका हर स्टॉक आइडिया ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप इस कंपनी में थोड़े से शेयर्स नहीं बल्कि पूरी कंपनी ही खरीद रहे हैं। दैट्स हाउ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स वो होती हैं जो अपने इन्वेस्टर्स का पैसा अक्सर अनलिस्टेड कंपनीज में लगाकर उन कंपनीज को मैनेज और ग्रो करती हैं और अल्टीमेटली आईपीओ करवा के या किसी और को सेल करके कैपिटल गेन्स और डिविडेंड्स कमाती हैं। ये वेंचर कैपिटल फर्म्स जैसी होती हैं, पर जहां वेंचर कैपिटल फर्म्स स्टार्टअप्स में पैसा लगाती हैं, पीई फर्म्स थोड़े मैच्योर और प्रॉफिटेबल कंपनीज में पैसा लगाती हैं। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स यूजुअली अपने पोर्टफोलियो कंपनीज में 100% या मेजॉरिटी ओनरशिप लेना पसंद करती हैं, लेकिन ये पीई फर्म्स किसी भी कंपनी को एक्वायर करने से पहले बहुत महीनों तक या कभी-कभी तो सालों तक ड्यू डिलिजेंस करती हैं और उनके इन्वेस्टमेंट थीसिस में व्हाई टू बाय, हाउ टू ग्रो और व्हेन टू एग्जिट डे 1 पे ही क्लियर होता है। ऑफ कोर्स इन प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में उनके बहुत स्मार्ट एनालिस्ट दिन रात मदद करते हैं और क्योंकि ये फर्म्स अपने पोर्टफोलियो कंपनीज में मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होती हैं तो उनके पास कंपनी की डायरेक्शन चेंज करने का पूरी पावर होती है। हाँ, मान लिया कि आपके पास ये दोनों ही नहीं है, लेकिन आप एक पी फर्म जैसा माइंडसेट तो बिल्ड कर सकते हैं, एक सिस्टम तो बना सकते हैं कि जिसमें आपके पास पहले ही दिन व्हाई टू बाय, व्हाट टू एक्सपेक्ट और व्हेन टू सेल के जवाब हैं। और आपको बता दूं, एज अ पब्लिक मार्केट इक्विटी इन्वेस्टर आपके पास वो है जो पीई फर्म्स के पास भी नहीं है, लिक्विडिटी टू सेल एट एनी पॉइंट। पीई फर्म्स की इन्वेस्टमेंट थीसिस जब फेल हो जाती है ना तो उनके पास तो एग्जिट करने का भी मौका नहीं बचता। बस दैट्स इट। यही है मेरा पूरा हाउ एंड व्हेन टू सेल का पूरा फ्रेमवर्क और कुछ सजेशंस। आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इट्स अ डैम लॉट ऑफ वर्क। कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए भी सोल्यूशन है। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास स्टॉक मार्केट में इतना टाइम इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी या इंटरेस्ट हो, एंड दैट्स ओके। इस केस में आपके लिए सबसे बढ़िया सोल्यूशन है म्यूचुअल फंड्स, जिसमें आप एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एक नॉमिनल फीस देके शांति से अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप इंडेक्स फंड में भी पैसा लगा सकते हैं एंड लेट द इकोनॉमिक ग्रोथ इन स्टॉक मार्केट डू इट्स थिंग। व्हाटएवर मेक्स यू स्लीप वेल एट नाइट। रिस्क उतना ही लेना चाहिए जितना झेल पाए। एंड नाउ रियली दैट्स इट। यही था मेरा पूरा व्हेन टू सेल का पूरा फ्रेमवर्क। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी, ना सिर्फ इस व्हेन टू सेल के सवाल को लेकर बल्कि जनरली अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की ओवरऑल डायरेक्शन को लेकर भी। अपनी अप्रिसिएशन, क्रिटिसिज्म और सजेशंस हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फेलो इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कीजिए। लर्निंग बढ़ाते रहिए, अर्निंग अपने आप बढ़ती रहेगी। नमस्कार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.